बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट जो है वो 23वां है, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम नज़्म के अशार की तशरीह कर सके। ठीक है, यानी कि जो हमने नज़्म के अंदर शेर पढ़े उसकी तशरीह करनी है और हमने समझना है कि इस शेर के अंदर शायर हमें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें कि नज़्म के अशार की तशरीह क्यों की जाती है, ताकि उसके अंदर पोशीदा मफहूम को जाना जाए। जो उसके अंदर शायर हमें बतलाना चाहता है उसको अच्छे तरीके से हम जान सकें। ठीक है, उसके बाद तशरीह का असल मकसद क्या है, क्यों हम करते हैं तशरीह। ठीक है, तो शेर में मौजूद पोशीदा मफहूम को आसानी से और सादा अल्फाज में बयान करना, ताकि बात सबको समझ आ जाए। यानी कि जो शायर ने इस नज़्म के अंदर शेर जो है वो लिखे, उस शेर के ज़रिए हमें क्या पैगाम देना चाहता है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो हमें जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, शायर का मतलब जो है हमें समझ आ जाए। शेर और तशरीह में क्या फ़र्क है। सबसे पहले शेर जो होता है वो मुख्तसर अल्फाज पे मुश्तमिल होता है, गहरा मफहूम होता है, शायराना अंदाज होता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या शायर का नफ्से तबा क्या कहना चाहता है वो। ठीक है, जब हम उस शेर की तशरीह करते हैं तो हमें पता चल जाता है, उसकी तफसीली वजाहत हम कर लेते हैं, फिर सादा और आम फहम अल्फाज हम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं और जुमलों को हम एक शक्ल दे देते हैं अच्छी। ठीक है, और उसके बाद अशार का बाहमी रबत और तसलसल, नज्म हो या गजल, हर शेर अपने से अगले शेर का तसलसल होता है। अगर कोई भी नज्म आप पढ़ रहे हैं, आपने पीछे हमद और नात पढ़ी है, इसी तरह ये नज्म आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर शेर का दूसरे के साथ एक लिंक होता है, एक तसलसल होता है, जो उसको मतले से शुरू होकर मक्ते तक ये काम जाता है। ठीक है, उसके बाद तशरीह के जरिए हम अशार को जोड़कर शायर की पूरी बात और असल मतलब बआसानी समझ सकते हैं। तो तशरीह करने के ये 3 मराहिल हैं। सबसे पहला मरहला, आपने उसको बगौर यानी कि उस नज़्म को आपने अच्छे तरीके से फहम के साथ आपने उसका मुतालिया करना है। और उसके बाद जो उसमें मुश्किल अल्फाज है, यानी कि आपने नई अल्फाज, आपको पता है नए अल्फाज आपने देखे, उनको देखे, लुगत के अंदर उनका मानी तलाश करें और उसको लिखें। और तीसरे नंबर पे जुमलों की तरतीब दें। जुमलों की तरतीब देते वक्त ये ख्याल करना है कि जुमला के अंदर रबत हो। ठीक है, उसके बाद ये पहला मरहला गौर से मुतालिया करना है। तशरीह शुरू करने से पहले शेर को 2 से 3 दफ़ा आपने ध्यान से पढ़ना है, ताकि शायर का अंदाज और बात का रुख समझ आ सके। जब बच्चा क्लास के अंदर जो है वो टीचर खुद भी पढ़े शेर, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा दोहराई करे। उसके बाद जो है जब 2-3 दफ़ा दोहराई करेगा, फिर हर एक बच्चे से सवाल करे कि इसके अंदर आपको कोई एक नुक्ता बतलाएं जो समझ आ गया। ठीक है, ताकि बच्चा जब इसकी अमली सरगर्मी करेगा तो उसको ये पहला मरहले में दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद फिर बच्चों को कहें कि जो इसके अंदर मुश्किल अल्फाज हैं उसको निशान लगाएं, आपके पास लुगत है या उनको दे दें, या उनको उनसे जो अल्फाज के मानी है उनको बतलाएं। शेर में मौजूद जो मुश्किल नए और ख़ास अल्फाज की निशानदही, फिर उन अल्फाज के साथ एक सादा आसान मानी लिखें। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास मफहूम को जुमलों में डालना। ठीक है, यानी कि लफ्जों में है, मफहूम आसान होना चाहिए। पहला जुमला अशार का मफहूम आसान लफ्जों में बयान किया गया है। ठीक है, जिस तरह ये सामने आपके पास ये 3 आपने निकाले, लफ्जों में है, मफहूम आसान और अशार का। अब जब हम इन तीनों को, ये जो डब्बे बने हुए, ठीक है, इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल आसान एक जुमला आपके सामने आ गया कि अशआर का मफहूम आसान लफ्जों में बयान किया गया। ठीक है, अब ये आपने अल्फाज निकाले थे, एक ये निकाला था, एक ये निकाला था, एक ये। ठीक है, अब इसको एक आसान जुमले के अंदर आप लिख देंगे तो ये हमें पता चल गया कि अशार की तरतीब के मुताबिक सादा और वाज़ा जुमला। ठीक है, तो ये एक खाका है, एक नजर इसको भी देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, मुतालिया करना, जो भी शेर जिसकी आपने तशरीह करनी है, पहला काम आपका ये होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, उन शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज है उसके मानी लिखें, फिर उन सादा जुमलों पे तरतीब दे लें और ये आपकी एक बेहतरीन अच्छी आपकी तशरीह बन जाएगी। ठीक है,
تو اب ہر شعر کا مفہوم آپ کی گرفت پہ ہے. ان 3 آسان مراحل پر عمل کر کے آپ کسی بھی نظم یا غزل کے اشعار کا مطلب بخوبی سمجھ اور سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کلاس کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ بچے ہیں ان سے عملی سرگرمی کروائیں. پہلے بالکل آسان جو اشعار انہوں نے پچھلی کلاسوں میں پڑھ رکھے. ٹھیک ہے. ان کا مفہوم، مشکل الفاظ کے معنی، پھر ان کو جوڑنے کا ایک طریقہ کس طرح وہ جوڑتے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو نظم ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، پھر بچوں سے پڑھائیں، ریڈنگ کروائیں. کروانے کے بعد پھر ہر ایک بچے کو تشریح کے لیے ایک ایک شعر دے دیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے وہ کر سکے. اس کے بعد کلاس کے اندر ہی آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تدریسی جانچ ہے، گھر میں کام دے دیں. نکھار اگر کلاس میں تو کلاس میں کروا دیں. تو اسی طرح آج کا ہمارا جو اس چیپٹر کا آخری لیکچر تھا اشعار کی تشریح وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم.